त्रिवेद आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम फ्री मेंटोरशिप से। डे 23। आज हम 7 अगस्त को जीएस 4 और 2 दोनों में ही रिवीजन डे रखेंगे। तो आज ने जो पिछला जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। आपके लिए हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम 3000 प्लस PYQ हैं उनको देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारी न्यूज़ हैं वो चर्चा में हैं, जैसे ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ है उसको डबल कर दिया गया है, यानी 50% कर दिया गया है। RBI गवर्नर कह रहे हैं कि रसिया जो ऑयल हम आयात कर रहे हैं है ना, उसका इन्फ्लेशन पे कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा अगर वो रिड्यूस होता है तो। इसके अलावा PM हैं वो 7 साल बाद SCO की मीटिंग में भाग लेने की संभावना है। NCERT क्लास 8 में टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वार है ना, देखिए ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये अभी चर्चा वाले हैं ना, ये फाइनल नहीं है। और हमने पहले भी बात की है कि जब तक फाइनल कोई चीज़ नहीं होती है तो उसका डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होता है। उत्तरकाशी में जो फ्लश फ्लड आया है उसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इनको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना ताकि निःशुल्क बिजली उपलब्ध हो सके, घरेलू ऊर्जा उत्पादन है उसको बढ़ावा मिल सके और ग्रीन एनर्जी है उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। तो इसमें बात करते हैं कि कुल आवेदन और लाभार्थी की। देखिए, संसद में ये क्वेश्चन उठा था और इसका जवाब दिया गया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कहा गया है कि लगभग 58 लाख आवेदन किए गए और लाभार्थी हैं लगभग 16.5 लाख, यानी ऐसे घर जिन पे रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले राज्यवार स्थिति की। देखिए, सबसे ज़्यादा लगे हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शून्य स्थापना, मतलब कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है वहाँ भौगोलिक कारण, प्रशासनिक या फिर जागरूकता की कमी, ये समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, ये योजना है, ये भारतीय ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है। स्थानीय स्तर पर अगर बिजली उत्पादन होगा तो बिजली के बिल में कमी आएगी, राष्ट्रीय जो ग्रिड है उस पर भार में कमी आती है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की स्थिति जो प्राप्त करना चाहते हैं वो बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है कि देखिए, आवेदनों की संख्या है वो 58 लाख प्लस है, लेकिन जो लाभार्थियों की संख्या है वो 16.5 लाख के आसपास है। तो ये क्या दर्शाता है कि बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे अंतः संरचना, प्रक्रिया में विलंब, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, ये बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं जिसके कारण लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। अगला हमारा न्यूज़ है कि न्यायपालिका की मर्यादा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारतीयता की परिभाषा, ये बहुत सारी न्यायिक टिप्पणियाँ देखने को मिली हैं। जैसे गलवान संघर्ष के बाद राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी, इसी प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक मामला आया है। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा जो सेना पर टिप्पणी की गई थी उसमें खिलाफ जो मानहानि हमला था उसमें राहत दी है। परंतु इसमें कोर्ट ने क्या कहा, सच्चे भारतीय होने की टिप्पणी भी की कि सच्चा भारतीय कौन है। उन्होंने गांधी को कहा, राहुल गांधी को, कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से भारतीयता की परिभाषा डिफाइन कर रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, ये अनावश्यक नैतिक निर्देश जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला आया है। तो वहाँ पे क्या है कि मुंबई का जो आज़ाद मैदान है वहाँ पे गाजा के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी, तो उसकी अनुमति नहीं दी गई। वहाँ पे कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दों को देख रहे हैं, पहले अपने देश को देखिए। तो ये भी टिप्पणी क्या है कि राजनीतिक प्राथमिकताओं पर न्यायिक निर्देश जैसा प्रतीत होता है। मतलब हर तरीके से जो न्यायपालिका वो हावी होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मुख्य आलोचना की जा रही है, इस आर्टिकल में बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं कि जो न्यायपालिका है वो संवैधानिक दायरे से बाहर जाके कार्य करना चाहती है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना। भारतीयता की जो डेफिनेशन है तय करना वो न्यायालय का कार्य नहीं है। राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं को निर्देशित करना न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से भी बाहर है। तो राजनीतिक दल उनको क्या करना चाहिए
भारतीय कौन है क्या नहीं है, ये सब डिफाइन करना न्यायालय का कार्य नहीं है। न्यायालय का कार्य है कानून की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा करना। वर्तमान दौर में देखें तो देश में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो चरम पे है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बार बार राष्ट्र विरोधी टैग दे दिया जाता है। ऐसे समय में जो न्यायपालिका है उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर सीमाएँ तय करें। सुप्रीम कोर्ट का अपना पूर्ववर्त देखिए, न्यायपालिका ने पहले भी खुद मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के रूप में प्रस्तुत किया है खुद को। जैसे पेगासस केस था 2021 का मामला, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हर बार अधिकारों के हनन का बहाना नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर न्यायालय पीछे नहीं हट सकता। तो ये दिखाता है कि कोर्ट ने पहले नागरिक स्वतंत्रता है उनकी रक्षा के लिए शासकीय निर्णय दिए हैं। देखिए, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इन मामलों को कोट कर सकते हैं, आपका आंसर काफ़ी बेहतर बन जाएगा। प्री के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है नहीं। बात करते हैं संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान की खासियत क्या है? विविधता और भिन्नता के लिए स्थान दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुलता, अधिकार, जवाबदेही है ना, इनके मध्य संतुलन स्थापित किया गया है। लेकिन जब अदालतें भारतीयता की डेफिनेशन तय करती हैं, प्रश्न पूछने को सीमित करती हैं, तब वे अपने जो संवैधानिक मूल्य और परंपराएं हैं उनके विरुद्ध जा रही होती हैं। हालांकि जो ये टिप्पणी की गई है कानूनी रूप से नहीं की गई, ये टिप्पणियां हैं मौखिक। तो भले ही ये जो टिप्पणियां हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है उसके लिए ये इस प्रकार के शब्द यूज किए गए हैं वो काफ़ी गंभीरता से लिए जाने चाहिए। ऐसे बयान हैं वो लोकतांत्रिक विमर्श पर चिलिंग इफेक्ट यानी आत्म सेंसरशिप का भय उत्पन्न कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको संकुचित करने के बजाय उसकी संरक्षा पर ध्यान दें। सच्चा भारतीय कौन है ये न्यायालय को निर्धारित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे संविधान और लोकतंत्र की खुली बहसों का विषय बनाया जाना चाहिए। अगली न्यूज़ हमारी दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन और भारत की सुरक्षा रणनीति में बदलाव। पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चल रही है अभी, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार पाकिस्तान की परमाणु धमकियाँ, परमाणु ब्लैकमेल आदि का उल्लेख किया है। ये संकेत देता है कि जो भारत है वो अब पाकिस्तान के जो परमाणु खतरे हैं उसे डरता नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को तैयार है। ये भारत की जो परंपरागत न्यूनतम प्रतिरोध नीति, क्या है? न्यूनतम प्रतिरोध नीति, ये याद रखना है आपको, से अधिक आक्रामक और आत्मविश्वासपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। तो पहले क्या था? न्यूनतम प्रतिरोध नीति, और अब क्या है? अधिक आक्रामक और आत्मविश्वासपूर्ण बदलाव। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया में जो त्रिकोणीय परमाणु समीकरण है वो क्या है। तो देखिए, भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, तो इसमें फिर जटिल परमाणु संतुलन मौजूद रहता है। तीनों देश हैं वो परमाणु हथियार और डिलीवरी सिस्टम के आधुनिक बना रहे हैं। यहाँ पे पारदर्शिता की कमी है और जोखिम कम करने वाली वार्ताएं हैं वो भी अनुपस्थित हैं। इसके कारण जो अस्थिरता है वो बनी रहती है, और अगर ऐसा अस्थिर संतुलन, कोई संकट आता है जैसे पहलगाम, तो इसके परिणाम वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि चीन की जो परमाणु नीति और क्षमताएं क्या है। देखिए, चीन वो आधिकारिक रूप से न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की बात करता है और पहले इस्तेमाल नहीं, नो फर्स्ट यूज। जैसे इंडिया भी नो फर्स्ट यूज का नीति का पालन करता है, वैसे ही चीन भी करता है। लेकिन हकीकत क्या है कि चीन है वो 2030 तक लगभग 1000 परमाणु हथियार बना सकता है। उनके पास जो मिसाइलें हैं जैसे DF-41, DF-17, ये तो हाइपरसोनिक है ना, ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और ये जो हथियार हैं इनमें ड्यूल कैपेबिलिटी है, यानी कि ये सिर्फ पारंपरिक हथियार ही नहीं बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। बात करते हैं पाकिस्तान की परमाणु नीति की। देखिए, पाकिस्तान की जो परमाणु नीति है वो भारत केंद्रित है। उनकी वैसे कोई आधिकारिक डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन वो पहले उपयोग का अधिकार सुरक्षित रखा हुआ है कि हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है ना, इसका मतलब है कि पाकिस्तान है वो उस पर किसी भी अगर ऐसी स्थिति आती है
जैसे कोई युद्ध हो गया तो वो पूर्ण अपनी क्षमता के साथ में प्रतिक्रिया कर सकता है परमाणु हथियारों के माध्यम से। तो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का पालन करता है। ये उद्देश्य क्या है इसका कि भारत की जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है उसका जवाब देना। देखिए अभी जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में जो चीज़ें हुई, घटनाक्रम हुआ, युद्ध की स्थिति बनी ना, तो उसमें कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है वो देखने को मिली थी। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है क्या? देखिए इसमें एक ऐसा होता है कि एक प्रकार का ये सैन्य सिद्धांत है। इसमें जल्दी से जो सीमा एरिया होता है वहाँ पे सेना को भेजा जाता है, जितना जल्दी भेजा जा सके तो त्वरित होता है। लेकिन इसमें हमला जो किया जाता है वो सीमित टाइम में किया जाता है कि आधा एक घंटे में हमला किया और वापस लौट के आ गए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो एरिया है दूसरे देश का उसमें बहुत अंदर तक जाते हैं, बल्कि 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं और फिर वापस लौट के आ जाते हैं। तो ये क्या है? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या एक सैन्य सिद्धांत है जिसे भारतीय सेना ने विकसित किया है ताकि भारत वो त्वरित, सीमित लेकिन निर्णायक हमला कर सके, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसमें क्या होता है, जो विरोधी होता है उसको टाइम ही नहीं मिलता है विरोध करने के लिए। तो ये है। तो भारत ने हाल ही में जैसे रुद्र ब्रिगेड, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रुद्र ब्रिगेड्स का गठन किया है। तो वो भी क्या है? कोल्ड स्टार अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास है। तो देखिए अब बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की, जो 2003 की डॉक्ट्रिन है। तो देखिए भारत में दो प्रमुख मान्यताएं हैं कि पहला तो जो भी परमाणु हथियार हैं उनका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है प्रतिरोध, और दूसरा है मैसिव रिटेलियंस। अब देखिए मैसिव रिटेलियंस का क्या अर्थ है? इसमें है कि हम पहले किसी पे परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे हमला होता है तो फिर हम बहुत फुल फ्लेज्ड है वो युद्ध करेंगे। किससे? परमाणु हथियारों से। तो भारत है वो नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिरोध की नीति का पालन करता है। हालांकि जैसे जैसे नई तकनीकी और नए खतरे बढ़ रहे हैं तो ये चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तो नई तकनीकियाँ और क्या हैं? तो जैसे AI का यूज बढ़ रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलें, एडवांस कंप्यूटिंग। इसने क्या है कि जो परमाणु और पारंपरिक हथियार हैं उनकी सीमा को धुंधला कर दिया है कि ये पहचानना मुश्किल है कि परमाणु हथियार कौन सा है, पारंपरिक हथियार कौन सा है। जो ड्यूल यूज मिसाइलें हैं, यानी दोहरा यूज किया जा सकता है ऐसी मिसाइलें, तो उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है कि वो मिसाइलें पारंपरिक हैं या फिर परमाणु हथियारों से संपन्न। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? न्यूनतम परमाणु थ्रेशोल्ड और अधिक प्रयोग की संभावना। अभी तक परमाणु जोखिम को घटाने के क्या उपाय हुए हैं? देखिए 1999 में लाहौर घोषणा पत्र हुआ था जिसमें आकस्मिक परमाणु युद्ध रोकना। 2005 में मिसाइल टेस्ट पूर्व सूचना, ये मेनली भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तो 2005 में मिसाइल टेस्ट पूर्व सूचना ताकि पारदर्शिता आ सके। 2007 में परमाणु जोखिम करने का समझौता हुआ ताकि इसमें चेतावनी प्रणाली जारी की गई थी। परंतु ये जो भी प्रयास हुए ये काफ़ी सीमित और प्रारंभिक थे। अभी आवश्यकता है कि स्थायी समाध की स्थापना की जाए। तो इससे संभावित खतरे क्या हो सकते हैं? देखिए हाल ही में जो परमाणु लक्ष्य हैं, भारत ने जब हमला किया था तो ऐसा कहा गया था कि जो पाकिस्तान के कुछ परमाणु क्षेत्र हैं वहाँ पे हमला करने का प्रयास किया था भारत ने। तो अगर ऐसा किया जाता है कि परमाणु लक्ष्यों पर पारंपरिक हमले किए जाते हैं तो उसके खतरे क्या हो सकते हैं? देखिए पहचान की दुविधा हो सकती है, जैसे ड्यूल यूज हो रहा है कि पता ही नहीं कि वो पारंपरिक हमला है या फिर परमाणु हमला। तो ये संभावना है कि गलतफहमी में जो पारंपरिक हमला है उसको परमाणु हमला समझ लिया जाए। यूज देम ऑफ और लूज देम। तो देखिए ये सिद्धांत आ सकता है कि प्रतिपक्ष है वो त्वरित रूप से अपने हथियार लॉन्च कर सकता है। उसको ये लगे कि परमाणु हमला हो गया है तो हम पहले यूज कर लें। डर्टी बॉम्ब प्रभाव हो सकता है कि दुर्घटनावश अगर रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव होता है तो भयानक मानवीय संकट आ सकता है। कमांड और कंट्रोल पर हमला हो सकता है। प्रतिपक्ष का निर्णय क्षमता और संवाद प्रणाली है वो ठप हो सकती है। तो बात करते हैं संवाद की अनिवार्यता की। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनीतिक अस्थिरता है उसे परे हमें परमाणु संवाद की अत्यावश्यकता है। इससे आपसी अविश्वास है उसमें कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और बेवजह जो शस्त्र निर्माण है उस पर अंकुश लगने की संभावना होगी। अगला हमारा न्यूज़ है इको सेंसिटिव जोन। तो बात करते हैं ये चर्चा में क्या है, क्यों है? तो देखिए जो धाराली उत्तरकाशी में जो हाल ही में बाढ़ आया है तो उसके कारण जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है वो चर्चा में आया है। तो जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है वो काफ़ी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है
और यहाँ पे क्या है कि नियंत्रणहीन निर्माण गतिविधियाँ हुई हैं, तो जिसके कारण आपदा है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। तो बात करते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं, किसके तहत इनको लाया गया है। तो देखिए, इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो क्या है कि जो नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उनके चारों ओर का एक एरिया होता है, जो कि मेनली 10 किलोमीटर का एरिया होता है। उद्देश्य क्या होता है कि ये एरिया है, ये संक्रमण एरिया है, संक्रमण एरिया। तो इस संक्रमण एरिया में जो बफर जोन है उसको बनाकर पारिस्थितिकी संतुलन बनाना। तो एक्ट कौन सा है ये? तो एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। याद रखना आपको, प्री के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन। तो प्रमुख एक्ट कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसकी घोषणा करने का अधिकार होता है भारत सरकार को। उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी संरक्षित क्षेत्र है उनके आसपास मानव जनित जो दबाव है उसको नियंत्रित करना, जैव विविधता की रक्षा करना, जो भी स्थानीय समुदाय है उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि सतत विकास को बढ़ावा मिले। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको न्यूनतम करना। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दायरा, तो आमतौर पर जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसकी सीमा से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। हालांकि ये परिस्थिति के अनुसार घट बढ़ सकता है। गठित कौन करता है? तो देखिए, राज्य सरकारें हैं वो प्रस्ताव भेजती हैं केंद्र को, और केंद्र है वो अंतिम सूचना जारी करता है, अधिसूचना जारी करता है। इसमें जोन होते हैं, एक होता है प्रोहिबिटेड एरिया, एक होता है रेगुलेटेड एरिया और एक होता है परमिटेड एरिया। तो ये 3 एरिया होते हैं। तो देखिए, इसमें है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, कौन सी नहीं। स्थानीय जो ग्राम पंचायत होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेषकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में। तो बात करते हैं कि कौन सी गतिविधियां अलाउ हैं, कौन सी नहीं। तो देखिए, जो वन कटाई है, खनन है, या फिर जो पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री है वो यहाँ पर पूर्णतः निषिद्ध हैं, अलाउ नहीं है। हाइड्रो प्रोजेक्ट, होटल, रिजॉर्ट निर्माण, तो यहाँ पे नियंत्रित अनुमति है, इनके लिए स्पेशल अनुमति की आवश्यकता होती है। हालांकि कृषि, बागवानी, गैर पर्यावरणीय निर्माण, ये सब अनुमति की रहती है यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, प्री में पूछा जा सकता है, तो आपको एकदम से याद कर लेना अच्छे से इनको। बात करते हैं 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था वो। तो देखिए, जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि भारत के जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनके चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन अनिवार्य रूप से घोषित किया जाएगा। अगली हमारी न्यूज़ है फसल सुरक्षा रसायन, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स। तो देखिए, इसमें होते हैं कीटनाशक होते हैं, फफूंदनाशक होते हैं और हर्बिसाइड्स होते हैं, घासनाशी रसायन। तो फसल सुरक्षा रसायन होते क्या हैं? तो देखिए, आमतौर पर इनको जो अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनका वर्गीकरण किया जाता है उनकी समस्याओं को जो लक्षित करते हैं उनके आधार पे। तो पहला आता है कीटनाशक। तो कीटनाशक जो ऐसे कीट या फिर रोग जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन कीटों को मारने के लिए। फफूंदनाशक जो फंगल रोग है उनको नियंत्रित करने के लिए। और हर्बिसाइड किस लिए यूज किए जाते हैं? जो खरपतवार होती है उसको नष्ट करने के लिए या इसके विकास को रोकने के लिए। तो देखिए, इसमें वृद्धि का कारण क्या है? मतलब फसल सुरक्षा रसायन है उनका प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? विशेषकर हर्बिसाइड है उनका प्रयोग बढ़ रहा है। तो देखिए, जो हर्बिसाइड होते हैं वो फसलों को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो खरपतवार होती है वो फसलों को सीधे नुकसान, बल्कि उनके साथ जो पोषक तत्व है, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे क्या होता है? उपज में कमी आती है और कई बार ये खरपतवार क्या होते हैं? कीट और रोगों के वाहक भी बन जाते हैं। तो पारंपरिक नियंत्रण कैसा होता था कि इनके हाथ से खुदाई की जाती थी या है ना अन्य औजारों से इसको निकाला जाता था। लेकिन समस्या की थी कि इसमें काफ़ी टाइम लगता था और ये प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ती थी, जिसके कारण श्रमिक लागत काफ़ी बढ़ जाती थी। तो नई तकनीक यानी जो हर्बिसाइड आया है उसका बढ़ता उपयोग। तो देखिए, मैनुअल श्रम की कमी आई है और दूसरा महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है? किसान अब ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग कर रहा है। परंपरागत रूप से क्या होता था कि किसान घास उगने के बाद उसका प्रयोग करता था, जो भी हर्बिसाइड हैं उनका प्रयोग करता था घास उगने के बाद। लेकिन अब किसान क्या है कि घास बुआई के समय या उसके तुरंत बाद ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि खरपतवार उगे ही न। तो यहाँ पे एक चिंता का विषय है कि ये जो
हर्बिसाइड हैं उन पे एकाधिकार है, मोनोपोली है किन की, विदेशी कंपनियों की, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। तो देखिए बीज उर्वरक है ना, इनके विपरीत जो फसल सुरक्षा रसायन है उनका उद्योग किस पे है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में है। और वो क्या करते हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे ब्रांड और एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अधिकार खरीद कर बाजार में प्रवेश कर रही हैं। तो या तो वो भारतीय कंपनियां खरीद रही हैं या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको खरीद रहा है और फिर बाजार में प्रवेश कर रही हैं वो। इसके बाद में फिर से एक संस्था चर्चा में, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो देखिए वर्तमान में बहुत सारे प्रसंग हैं जिनमें ये चर्चा में रहा है। तो अभी जो जस्ट न्यूज़ में है वह पाकिस्तान के द्वारा जो अफगानी शरणार्थी हैं उनको निर्वासित किया जा रहा है। रोहिंग्या संकट आपने देखा होगा जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भारत यहाँ पे काफ़ी देखा जाता है शरणार्थियों की समस्या। अफ़गान शरणार्थी जब तालिबान वापसी हुई थी, यूक्रेन संकट 2022 के बाद में देख रहे हैं। तो जो UNHCR की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2024 तक दुनिया में 11 करोड़ से अधिक विस्थापित लोग हैं। तो बात करते हैं कि UNHCR है क्या। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में जो भी शरणार्थी हैं, आंतरिक रूप से जो भी विस्थापित लोग हैं, देखिए याद रखिएगा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को भी देखता है ये, और राज्य विहीन व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करता है, उनको सहायता प्रदान करता है और पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करता है। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना हुई थी 1950 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके बाद। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा उसके अंतर्गत है। और इसके दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। 1951 की एक रिफ्यूजी कन्वेंशन हुई थी और 1967 में इसका प्रोटोकॉल आया था। उद्देश्य क्या है, शरणार्थियों के जीवन की, अधिकार और सुरक्षा की रक्षा करना। जब तक वे सुरक्षित रूप से घर नहीं लौटते तब तक उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करना और अस्थायी शरण देना। जो भी शरणार्थी हैं उनके पुनर्वास, स्वदेश वापसी और स्थानीय एकीकरण सुनिश्चित करना, और जो राज्यहीनता की समस्या है उसको समाप्त करना या कम करना। प्रमुख कार्य की बात करें तो जो भी शरणार्थी होते हैं उनका पंजीकरण करना और दस्तावेजीकरण करना। इसके लिए वो पहचान पत्र जारी करता है, यात्रा दस्तावेज प्रदान करता है, मानवीय सहायता प्रदान करता है, भोजन, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, अधिकारों का संरक्षण करता है, स्पेशली जबरन प्रत्यार्पण होता है उससे सुरक्षा, पुनर्वास के विकल्प देता है जैसे स्वदेशी वापसी या फिर स्थानीय एकीकरण या तीसरे देश में पुनर्स्थापना। राज्यहीनता से लड़ाई करता है तो इसके लिए वो एक आई बिलोंग कैंपेन चलाता है। बात करते हैं 1951 की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन या फिर जेनेवा कन्वेंशन, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शरणार्थी की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे या फिर राजनीतिक विचारधारा आदि के कारण देश से बाहर है या फिर वापसी से डरता है। तो यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत क्या है, एक है जबरन प्रत्यर्पण है। तो किसी शरणार्थी है उसको उस स्थान से नहीं लौटाया जाएगा जहाँ उसे खतरा है। बुनियादी अधिकार, काम करने का अधिकार होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सेवाएं, ये सब प्राप्त करने का अधिकार होगा। बात करते हैं भारत का इससे क्या जुड़ाव है। तो देखिए भारत इसका सदस्य है, तो हाँ सदस्य है, लेकिन जो 1951 की कन्वेंशन है और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की नीति तो वो जबरन प्रत्यर्पण को तो मान्यता देता है, लेकिन इस जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनसे बाहर रहकर। इसके बाद में जो एक स्कीम चर्चा में है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या है कि कार्बन उत्सर्जन उसको सीमित करना और उत्सर्जन को, ट्रेडिंग को औपचारिक व पारदर्शी बनाना। तो कार्बन ट्रेडिंग है उसको औपचारिक बनाना इसका मूल उद्देश्य है। इसको लाया कब गया था, तो 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसमें संशोधन करके लाया गया था। यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है उसके अंतर्गत लाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है प्री में कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने विधायी रूप से बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग घरेलू कार्बन बाजार स्थापित किया है। तो याद रखिएगा। क्रियान्वयन निकाय कौन सा है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। निगरानी संस्थाएं हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, पावर मंत्रालय।
जो कार्बन है उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, जो कि विद्युत एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जैसे IEX, PXIL, ये यहाँ पे इनका ट्रेडिंग की जा सकती है। कार्यप्रणाली क्या होती है? देखिए, BEE क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जन के मानक तय करेगा। अब जो कंपनियां इन मानकों से कम उत्सर्जन करेंगी उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और ये कार्बन जो क्रेडिट है ये बाज़ार में बेचे जा सकते हैं। और जो कंपनियां अधिक उत्सर्जन कर रही हैं उन्हें ये क्रेडिट खरीदने होंगे। तो ये अनिवार्य है, लीगली बाइंडिंग है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में INS गुलदार है, उसको कृत्रिम रीफ और जल पर्यटन स्थल में बदलने की योजना। तो देखिए, एक महाराष्ट्र में जगह है विजयदुर्ग बंदरगाह, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। वहाँ पे जो INS गुलदार है उसको सेना से जो सेवामुक्त युद्धपोत है उसको अब एक कृत्रिम रीफ और जल पर्यटन आकर्षण में बदला जाएगा। उद्देश्य क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से स्कूबा डाइविंग के माध्यम से। पानी के नीचे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देना। देखिए, जो जहाज़ है उसको समुद्र में डुबाया जाएगा। इससे क्या होगा कि विभिन्न प्रजातियां हैं वो वहाँ पे आकर्षित होंगी। इसके अलावा वहाँ पे कृत्रिम रीफ का भी निर्माण किया जाएगा। ये भारत का ऐसा पहला प्रयास होगा जहाँ एक युद्धपोत को जानबूझ के डुबोया जाएगा ताकि वो कृत्रिम रीफ में बदल सके। ये परियोजना जो ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।